सेना और भीम आर्मी ने ठाना है, कमांडर नहीं मंडल हिलाना है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को हम पे उम्मीद है उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतर सके। तो अब आज जरूरत है बहुजन एकता की। हम दोनों भाइयों ने प्रयास किया कि बहुजन एकता बने और हम इसको और व्यापक रूप देंगे कि जब तक ये आंदोलन बहुजन नहीं बनेगा तब तक इनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। जब दलितों की लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लड़ेंगे, पिछड़े वर्ग की लड़ाई माइनॉरिटी के लोग नहीं लड़ेंगे, माइनॉरिटी की लड़ाई शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं लड़ेंगे, यानी कि जब तक बहुजन यूनाइट नहीं होगा, एकता नहीं बनाएगा और राजनीतिक शक्ति नहीं बनाएगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा। और हम प्रयास करेंगे। दलितों के साथ जो धोखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व के नाम पे एजेंट चले जाते हैं, ऐसा पिछड़े वर्ग लोगों के साथ धोखा ना हो कि वो भी 70-72 साल तक रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ें। कि हम क्लियर कट रहेंगे ही रहेंगे सदैव। वो खास वर्ग का वोट हमारे साथ रहे या ना रहे, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपने लोगों को उतना ही समर्थक है जितना हमारे लोगों के अधिकारों की लगातार हनन हुई है। हमें वो अधिकार चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पाखंड और अंधविश्वास के इस दौर में दो बहुजन योद्धा कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में जो गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में बोलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं, आर.एस. पटेल जी मेरे साथ में हैं, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप दोनों साथ में आए, पहली संयुक्त रैली आपने की, क्या मकसद है? साथ इसलिए आए क्योंकि आज की ये जरूरत होगी। पुराने आंदोलन से क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर मैं समझता हूं कि जब तक ये आंदोलन बहुजन नहीं बनेगा तब तक इनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। जब दलितों की लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लड़ेंगे, पिछड़े वर्ग की लड़ाई माइनॉरिटी के लोग नहीं लड़ेंगे, माइनॉरिटी की लड़ाई शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं लड़ेंगे, यानी कि जब तक बहुजन यूनाइट नहीं होगा, एकता नहीं बनाएगा और राजनीतिक शक्ति नहीं बनाएगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा। उसके लिए राजनीतिक वैल्यू को, वो राजनीतिक ताकत को समझे, वोट की वैल्यू को समझे और वो अपने मुद्दों पर बात करे। कब तक वो धर्म और मंदिर मस्जिद के चुनाव में उसमें घूम के और हिंदुत्व के चुनाव में घूम के अपने अधिकारों से वंचित होता रहेगा। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बुनियादी मुद्दे जो हैं, जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं, उन पे हम लोग बात करें और उन पे जनता से हम पूछें कि क्या हमें इनकी जरूरत है या हमें धर्म की जरूरत है। धर्म जोड़ने के लिए और वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। तो मैं समझता हूँ जातिवार जनगणना सरकार ने क्यों नहीं कराई, जबकि हर 10 साल बाद होती थी, ये चांस था, क्यों नहीं कराई? क्योंकि हम लोग मांग कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना हो। और जिस दिन ये हो जाएगी, जिस दिन पिछड़े वर्ग को अपनी शक्ति का एहसास हो गया कि वो कितनी ताकत में है, तो मुझे लगता है कि उस दिन वो अपने अधिकारों को लेने के लिए लड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती। जैसे हम लोग बैकलॉग की बात कर रहे हैं कि SC ST OBC का बैकलॉग वो भरा जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, निजीकरण करके पिछले तरह से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये एक साजिश है। जिस तरह से वोट की चोरी EVM द्वारा की जा रही, हमें इसके प्रति भी सचेत रहना है कि हमने वोट तैयार किया, उसको लूट ना ले कोई। तो इसलिए EVM से वोट की चोरी ना हो, इस पर भी हम लोग जो है ठोस काम कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 20,000 बच्चे 250 दिन के करीब हो गए हैं, वो अपना घर बार छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया भी, मैं भी उनके आंदोलन में शामिल हुआ और लोग भी शामिल हुए, मगर मैं चाहता हूँ कि उनको उनका हक मिले, क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग की संस्तुति हुई, रिपोर्ट लगी कि घोटाला हुआ है। उनके आदेश के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी अधिकार पर, वो तो नहीं की, लेकिन उल्टा वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनको लाठियां मारती है। ये दुखद है। इसलिए तय किया कि फिर से आप लोग संयुक्त रूप से अब वहां दिखाई देंगे क्या? नहीं, वहां भी दिखाई देंगे। अभी तो हम पूरे प्रदेश में कुछ बड़ा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है कि हम पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना जागरूक करें। अभी उनको समझ ही नहीं आया है कि उनके अधिकार क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, वो किसके साथ खड़े हैं, उनको किसके साथ खड़ा होना, ये चीजें उनको समझाने की जरूरत है। एक मामला है पुरानी पेंशन का। मैं खुद राजनीतिक काम कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता जैसे नेताओं को पेंशन मिलती है तो पुरानी पेंशन जो है सरकारी कर्मचारियों की बहाल किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट इशू नीरज भाई जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वो ये है कि जिस तरह से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में घोटाले हो रहे हैं,
जैसे प्रयागराज का मामला है, जीबी पंत जो है सामाजिक विज्ञान संस्थान, उसमें जो घोटाला हुआ उसको हम लोग ने नॉन फोर्सटेबल कह के हमारे लोगों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, लेकिन आवाज उठी तो वो फिर रोकना पड़ा। जो बीएचयू में हुआ वो हमारे सामने, जो जेएनयू में हुआ वो हमारे सामने है कि वाइवा में एक एक दो नंबर वो करके देके हमें पीएचडी से। इंटरव्यू को घातक मानते हैं बहुजनों के लिए? घातक है, इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए। हम अपनी काबिलियत को रिटर्न में साबित कर देते हैं। इंटरव्यू तो हमारे साथ धोखा है कि इंटरव्यू में बैठ के वो लोग एकलव्य का अंगूठा काट ले द्रोणाचार्य है। ये पॉलिसी हम समझ चुके हैं, हमें इन सब चीजों पे लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा में जो आरक्षण है, लोकसभा में जो आरक्षण SC/ST के लिए, हम ये चाहते हैं ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिले जिससे उनका प्रतिनिधित्व जाए। और हम प्रयास करेंगे। दलितों के साथ जो धोखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व के नाम पे एजेंट चले जाते हैं, ऐसा पिछड़े वर्ग लोगों के साथ धोखा ना हो कि वो भी 70-72 साल तक रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ते रहे। हक और हिस्सेदारी की बात हो, तरक्की की बात हो और प्रतिनिधित्व की बात हो, ऐसे नेता जाएं, इसका प्रयास दलित वर्ग के लोग करेंगे, पिछड़े वर्ग के अच्छे लोग चुन के जाएं। और इसलिए हम लोग सामाजिक एकता चाहते हैं, क्योंकि काशीराम साहब कहें कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। और सामाजिक एकता से ही जो है तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक एकता जरूरी है, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अपनी लड़ाई को मिलकर लड़ें। एक महत्वपूर्ण सवाल है RS पटेल जी से कि जैसे अभी आप दोनों लोगों ने मंचों पे जो बातें कही, अमूमन जब मैं पिछड़े या दलित वर्ग के नेताओं से मिलता हूं तो उनका ये मानना है कि क्लियर कट रहने से एक तरफ का वोट हमें नहीं मिलता। ये वोट बैंक की सियासत में क्लियर कट मुद्दे ही सामने नहीं आ पाते। तो आप दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि क्लियर कट बात करने से बहुजन आपके साथ आएगा? ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले संपादक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार वास्तविक मुद्दों को आधार बनाकर जनता में, समाज में डालते और लाते रहते हैं। आपने सवाल किया कि क्लियर कट बात करने से क्या एक खास वर्ग का वोट कट जाता है। तो इस बात को समझ लें कि हम क्लियर कट रहेंगे ही रहेंगे सदैव। वो खास वर्ग का वोट हमारे साथ रहे या ना रहे, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपने लोगों को उतना ही समर्थक है जितना हमारे लोगों के अधिकारों की लगातार हनन हुई है। हमें वो अधिकार चाहिए। आपने अपने उसमें भी देखा, मैंने पंपलेट में डाल रखा है कि हम पूरी तरह मंडल के साथ हैं, कमंडल के साथ नहीं है। क्या मतलब है? हाँ, आज उसमें एक और सुधार करते हैं। सरदार सेना और भीम आर्मी ने ठाना है कमंडल नहीं मंडल ही लाना है। साहब, इन 5 प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो आदरणीय भीम आर्मी प्रमुख हमारे आजाद समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई साहब ने पूरी बात आपके सामने रखा है। और आज जिस आंदोलन की शुरुआत हम लोग संयुक्त रूप से चित्रकूट में बुंदेलखंड की क्रांतिकारी धरती से रखा है, यह पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इसकी आबो हवा हम लोग अब लेकर के बदलेंगे। समाज में वंचित वर्गों की अगर बात करें तो 85 से 90% आबादी में जो वंचित वर्ग है, इनके हक हकूक को लड़ने के लिए और उसको आधार बनाकर वास्तविक रूप से स्थापित करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा संवैधानिक रास्तों से, वो हम लोग मिलकर वो सब कुछ करेंगे जो वास्तविक रूप से समाज की जरूरत है। आप लोगों ने पहली महारैली के लिए चित्रकूट को चुना, इरादे खतरनाक नजर आते हैं। नहीं, चित्रकूट क्रांतिकारी धरती है, इसलिए चित्रकूट को चुना तो हमने पूरे देश को। ये देश हमारा, इसके लिए कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी है। हमने माफिया थोड़ा ही मांगी है, हमने बलिदान दिए। तो उस बलिदानों का कर्ज वो जितना देश के हर व्यक्ति पे, उतना हम पे भी। मैं समझता हूँ कि आज तक भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन इस देश में खुशहाली आएगी। उसके लिए जरूरत है उन हाथों की जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। उन हाथों की जरूरत अब नहीं रही जो संविधान के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, जो हमें बता के ये करते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकारों की लड़ाई मिलकर लड़ने की जरूरत है। और जिस दिन बहुजन इकट्ठा होगा उस दिन आप समझिए कि खुशहाली भी आएगी और देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। आपकी ये पहली महारैली हो भी नहीं पाई थी। जैसे ही मैंने इसका ट्वीट करना शुरू किया तो मेरे पास सवाल आए कि करना क्या चाहते हैं दोनों लोग। तो मेरा भी सवाल है कि इस रैली के बाद क्या, दोनों लोगों से सवाल है। इस रैली के बाद एकता, ताकत, और उस ताकत से शक्ति का निर्माण, क्योंकि परिवर्तन के लिए चाहिए शक्ति। और बड़ी बात यह है कि हम एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं। हम इस सरकार से नहीं डरते, इनके मुकदमों से नहीं डरते, जेल से नहीं डरते, हम इनकी लाठी गोली से नहीं डरते। वो हम सब चीज़ें देख चुके।
हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को हम पे उम्मीद है उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतर सके। तो अब आज जरूरत है बहुजन एकता की। हम दोनों भाइयों ने प्रयास किया कि बहुजन एकता बने और हम इसको और व्यापक रूप देंगे। हमने ये तय किया है कि जो पुराने आंदोलन में गलती उनमें सुधार करेंगे और विविधता दिखेगी। मैं तो ये भी समझता हूँ कि मुझे तो ये भी एक मेरे ऊपर ना मेरी इतिहास की जानकारी मेरे साथ एक बात जुड़ी है कि माननीय काशी राम साहब जब पहले ये आंदोलन चलाने के लिए आए तो अगर सबसे पहले किसी ने उनको सपोर्ट किया और ताकत दी, धन बल से उनके साथ खड़े हुए, उनको संसाधन दिए, संसाधन जुटाने मदद की, उनकी सुरक्षा की, तो वो कुर्मी समाज के लोग थे। मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूँ। तो इतिहास में जहाँ से बल मिला उसको जैसे मैं ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को हम लोग नहीं नकार सकते हैं। बाबा साहब उनको देखे नहीं लेकिन गुरु माने, उनके विचार से, उनके संघर्ष से जो उन्होंने किया, उसी तरह से मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि यहाँ के लोगों ने बल दिया बहुजन आंदोलन को। जो गलतियां हुई जिन लोगों ने की उनको छोड़ दीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे उन गलतियों में सुधार करके फिर से बहुजन आंदोलन को ताकतवर बनाएं। और भी ऐसी खराब है। जब मैं इस रास्ते से गुजरा आया हूँ ना, मैंने सैकड़ों घर देखे जिन पे आज भी छत नहीं है और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दिए, कहें या कुंभ करा रहे हैं, तो वो कुंभ हमारी वोटों को ठगने के लिए और ऐसे कुंभ को अब बहुजन नकारेगा। और भी महारैलियां ऐसी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो जनहित संकल्प महारैली रखी गई है या की जा रही है, ये जनहित संकल्प महारैली के 5 जो संकल्प है, इन मुद्दों को लेकर अब हम लोग दोनों भाई संगठन के प्रमुख लोग बैठकर आगे की रणनीतियों को तय करेंगे कि अभी जो किया गया इससे और बेहतर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप देने और उसके हक अधिकार को पहुंचाने के लिए हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी करेंगे ही नहीं, करेंगे, लड़ेंगे और लोगों के घर तक सारी सुविधाओं को पहुंचाने में जी जान लगा देंगे। इसके लिए हम लोग एक साथ हुए हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 के चुनाव से पहले जो ये गठबंधन बना है, जो ये आप लोग साथ में आए हैं, हम मुद्दों को भी देखेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे दोनों लोगों से कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप लगातार ऐसे ही जनता के बीच में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे मुद्दों पे काम होता रहेगा और जो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जो चर्चा में नहीं है, जो वास्तविक मुद्दे उनको भी ऐड करेंगे। एक बात मैं आपके संज्ञान में डाल देता हूँ जिसको आपने सवाल किया और RS पटेल जी ने जवाब दिया कि एक खास वर्ग के लोग अलग हो जाते हैं। काशीराम साहब कहें, हमसे किसने पूछा तो हमने उनको जवाब भी दिया। काशीराम साहब कहें कि शेर और बकरी को या भेड़ को साथ नहीं रखना चाहिए। शेर और अगर भेड़ को साथ रखा जाए तो शेर अपना चरित्र के हिसाब से अपना काम करेगा, वो उसका सिर्फ शिकार करेगा। हम शिकार नहीं होना चाहते। हम पहले आंदोलन में शिकार हो चुके हैं। शेर ने अपना रोल दिखाया, जैसे सांप का अपना एक चरित्र है कि वो डसेगा डसेगा, आप दूध पिलाओ या पानी। बिच्छू का अपना एक चरित्र है कि वो डसेगा डसेगा, आप दूध पिलाओ या पानी। तो मैं समझता हूँ शेर का भी अपना चरित्र है, वो जब मांस सामने होगा तो घास नहीं खाएगा। तो लंबे समय से हमें इसका सामना करना पड़ा, तो इस बार हम मिश्रण से दूर हैं। हम 15 बनाम 85 के आंदोलन चला रहे हैं। प्रायोरिटी इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से केंद्र का रास्ता भी जाएगा। हम सब लोगों ने भी ये तय किया बैठ के कि इस बार भाजपा को किसी भी हालत में रोकना है, उत्तर प्रदेश उनको रोकना है और अपने काम को भी तैयार करना है।